हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज क्लास नंबर 7 है और आज है 25 दिसंबर। तो मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। और अपने घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि बाहर फिर से कोरोना बढ़ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने घर में अच्छे से आप क्रिसमस को और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। बाहर ना जाएं, गैदरिंग ज़्यादा ना करें, जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ जाने से बचें। और ऑलवेज़ वियर मास्क, मास्क को ज़रूर पहनिए, अपने बच्चों को तो मास्क ज़रूर पहनाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए पता नहीं है, अब न्यूज़ में आ रहा है कि फिर से कोरोना जो है स्प्रेड होगा, तो हमको सबको उसके लक्षण पता है और वो बहुत खतरनाक बीमारी है, तो उससे अपने आप को बचाइए। और वैसे भी अब कभी भी आप जाइए कहीं भी, तो मास्क को ज़रूर वियर कीजिए। और जहाँ भीड़ भाड़ है, लाइक मॉल है, लाइक कहीं पर, उन जगहों पे मत जाइए। ठीक है, फिर कभी चले जाइए घूमने के लिए, लेकिन स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पर मैं सजेस्ट करूँगी ज़्यादा ना जाए, अपने घर में ही फेस्टिवल को अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, आज हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मैं आपको यूरिनरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर ओरली आपसे पूछूंगी, आप उसका मुझे लाइव चैट में आंसर करेंगे। ओके, आप सब मेरे साथ लाइव चैट में हैं, मैं आपके साथ वहाँ पर कनेक्टेड हूँ। और आप लोग क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, बताइए किडनी की, माय फर्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताइए। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताइए। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताइए क्या होती है। तेजी के साथ सब आंसर करेंगे। मैं वन वर्ड पूछ रही हूँ, मैंने इसीलिए पीडीएफ नहीं बनाया, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी आपसे यहीं पर सारे क्वेश्चन पूछ लूंगी। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताइए तेजी के साथ क्या होती है। ऑप्शंस नहीं दूंगी मैं, जल्दी जल्दी आंसर बताओ आप लोग। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताइए। यस, क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन बताइए, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड किसके ऊपर उपस्थित होती है। एड्रीनल ग्लैंड किसके ऊपर उपस्थित होती है। एड्रीनल ग्लैंड किसके ऊपर उपस्थित होती है। वेरी गुड, किसके ऊपर उपस्थित होती है, किडनी के ऊपर। किसके ऊपर उपस्थित होती है, किडनी के ऊपर। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वासा रेक्टा किसका भाग है। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा किसका भाग है। आपको मैं 4 ऑप्शंस देती हूँ। 4 ऑप्शंस है मेरे, किडनी का भाग है, आपके लिवर का भाग है, आपके हार्ट का भाग है, या आपके लंग्स का भाग है। बताइए वासा रेक्टा किसका भाग है। वासा रेक्टा, कल हमने इसके बारे में बात करी है, मैंने आपको बताया था वासा रेक्टा क्या है, किसका नाम है वासा रेक्टा। तो बताइए वासा रेक्टा किसका भाग है। तेजी के साथ आंसर करिए स्टूडेंट्स। वासा रेक्टा आपकी किडनी का भाग है। अगर मैं किडनी में पूछूं तो कहां पाया जाता है, ये वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा है क्या, बताइए जल्दी से। वासा रेक्टा क्या है, किसको मैंने कल वासा रेक्टा बोला था, आप मुझे एक्सप्लेन करो। मैं आपके सबके आंसर लाइव चैट में देख रही हूँ, और वैसे भी आप कमेंट भी कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है, बताइए वासा रेक्टा आपके नेफ्रॉन में पाई जाने वाली कैपिलरीज है, केशिका है, जो कि लूप ऑफ हेनले को क्या करती है, लूप ऑफ हेनले के सराउंडेड है, या लूप ऑफ हेनले को कवर करती है। ठीक है, किसको कवर करती है, लूप ऑफ हेनले को कवर करती है। चलिए इसी में क्वेश्चन है, ऑप्शंस यही है आपके पास। पीसीटी एंड डीसीटी बताइए किसका भाग है। पीसीटी एंड डीसीटी किस में पाए जाते हैं, किडनी में, लिवर में, हार्ट में, लंग्स में। रेड मार्कर विजिबल है ना, कल ढूंढ के जाके मैंने रेड मार्कर लिया है। हाँ विजिबल तो है, क्योंकि मुझे ना वेन्स और आर्टरीज दिखानी होती हैं और रेड मार्कर मेरा वर्क नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, पीसीटी डीसीटी बताइए किसके भाग हैं। तेजी के साथ यही ऑप्शंस हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, आंसर बताइए। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। डायलिसिस की प्रक्रिया है क्या, रक्त को छानना, ब्लड को छानना, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, उसे फिल्ट्रेशन करना, कहाँ होता है डायलिसिस की प्रक्रिया, कहाँ होती है, किडनी में होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप लोग मेरे को बता दीजिए आंसर, यूरिया कहाँ बनती है, जल्दी बताइए यूरिया कहाँ बनती है।
यूरिया कहाँ बनती है? यूरिया कहाँ बनती है? यूरिया आपके लीवर में बनती है। यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, बताइए? यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? आंसर करिए। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। आपकी यूथ में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 406, ठीक है। और क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी रक्त वाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है, या कौन सी वो रक्त वाहिनी है जिसमें सबसे अधिक यूरिया पाई जाती है? आंसर करिए। शरीर की वो कौन सी रक्त वाहिनी है? ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 में पूछा गया था और मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया। कौन सी शरीर की वो रक्त वाहिनी है साधारणतः जो कि सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? बताइए। आंसर है आपके पास डोर्सल ए अरोटा, हेपाटिक वेन, रीनल वेन या हेपाटिक पोर्टल वेन। आंसर करिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ को पढ़ाओ और वो क्वेश्चन भी है बुक में प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बताइए जल्दी से। हेपाटिक पोर्टल वेन, क्या होगा उसका आंसर? हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक वेन नहीं होगा उसका आंसर। क्या होगा? हेपाटिक पोर्टल वेन, क्योंकि मैंने आपको बताया वाई पोर्टल वेन, उसको हम पोर्टल वेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड है वो लिवर से पास होते हुए हार्ट के पास जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम आपने हमको ये चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ा दी या हमको ये चीज़ नहीं पता है। देखो जीआईसी के जो बच्चे होंगे वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शरीर की वो कौन सी रक्त वाहिनी है साधारणतः जो कि सबसे अधिक यूरिया को लेके जाएगी? मैंने बताया ना, जहां बनेगी और जहां से निकलेगी वहीं तो यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे ये भी आंसर मुझे ये भी बता दो, शरीर की वो कौन सी रक्त वाहिनी है जहां पर यूरिया की मात्रा सबसे कम होगी? मेरे दोनों क्वेश्चंस आपसे यहीं पर है, बताइए। शरीर की वो कौन सी रक्त वाहिनी है जिसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा कम होगी? आंसर करिए। पांच छह क्वेश्चन हो गया ना। मैंने एक तो आपसे पूछा हाईली कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ये सबसे ज्यादा मात्रा यूरिया की किस में होगी, कौन सी रक्त वाहिनी में होगी? जीआईसी प्रवक्ता में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ओके, तो किस में होगी? आपके हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्यों है ये पोर्टल वेन इसलिए है क्योंकि इसमें से सारा ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा ब्लड लिवर से होता हुआ हार्ट में जाता है। जब ऐसा सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है तो ऐसे सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं, जहां रक्त किसी दूसरे ऑर्गन के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है। ठीक है, हृदय तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता, किस में जाता है? वो सारा वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, फिर मैंने पूछा आपसे लो कॉन्सेंट्रेशन, वो कौन सी शरीर की आपके रक्त वाहिनी है जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होगी यूरिया की? आंसर बताइए। अगर आपने वो डायग्राम समझा है, उसको अपनी कॉपी में बनाया है, आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने केवल मुझे देखा बनाते हुए और मेरे सामने पढ़ लिया या आपने रट लिया, आप हमेशा भूलोगे, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा आपका। बट अगर आपने वो डायग्राम बनाया जो मैंने आपको बना के दिखाया था उत्सर्जन तंत्र वाले वीडियो में, और आपने उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ किया है अपने हाथ से ना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, कौन सी है लो कॉन्सेंट्रेशन वाली? रेनल वेन। कौन सी होगी? रेनल वेन। क्यों रेनल वेन होगी? क्योंकि रेनल में जो आर्टरी से आया ब्लड, उसी में तो यूरिया थी सारी, और रेनल क्या करते हैं, किडनीज क्या करते हैं, ब्लड को छान देते हैं, यूरिया को बाहर निकालने के लिए ही उत्सर्जन तंत्र हमारी बॉडी में होता है। तो कंसंट्रेशन सबसे लो होगी रेनल वेन में। जब वेन से ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी छिन चुकी है ब्लड की, यूरिया भी छिन चुकी है ब्लड की। ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट बताइए आप लोग, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोमन कैप्सूल मानव शरीर में किस अंग का हिस्सा है? बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करिए। बोमन कैप्सूल मानव शरीर में किस तंत्र का हिस्सा है, या किस तंत्र में, किस अंग में पाए जाते हैं बोमन कैप्सूल? जल्दी बताइए। मेरा 7th क्वेश्चन है आपसे, बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट बोलते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन में बोमन कैप्सूल ही लिखा हुआ है। एलटी ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन, कहां पाए जाते हैं बोमन कैप्सूल्स?
किडनी में पाए जाते हैं। वेरी गुड। बोमन कैप्सूल की शेप बताइए क्या होती है? बोमन कैप्सूल की शेप बताइए क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए ऐसे प्याले नुमा संरचना लिखा है तो हाँ, ऐसे प्याले नुमा संरचना होती है। सी से शेप भी है, प्याले नुमा संरचना है। ठीक है, ऐसा प्याला जैसा तो होता है बोमन कैप्सूल। ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है, प्याले नुमा संरचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स मेरे को आप लोग। सामान्यतः जो मनुष्य है वो कितना लीटर मूत्र को निष्कासित करता है, मतलब उसकी बॉडी में कितना यूरिन बनता है? कितना यूरिन बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कितना यूरिन बनता है? यहाँ पे मैंने शेप पूछा था ना, बोमन कैप्सूल का शेप पूछा था आपसे। 9th क्वेश्चन है मेरा, कितना यूरिन बनता है बॉडी में? 1.5 लीटर। कितना बनता है यूरिन बॉडी में? 1.5 लीटर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 मिनट में रक्त को छाना, ठीक है, 1 मिनट में कितना रक्त छनता है शरीर के अंदर? आंसर करिए। 1 मिनट में कितना रक्त छनता है शरीर के अंदर? जल्दी जल्दी आंसर करिए। पीजीटी 2006 में एक क्वेश्चन आया था, बोमन संपुट का आकार होता है सेम के बीच के समान, उभयवतल, त्रिकोणीय या गहरे प्याले के समान? तो गहरे प्याले के समान। ठीक है, सेम के बीच के समान किसका होता है? पहले तो इसका आंसर करो, कितना हो गया? 125 ml पर मिनट। ठीक है, चलिए बताइए, सेम के बीच का जो आकार है बीन शेप्ड है, क्या होती है बीन शेप्ड? बताइए। किडनी होती है, लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, क्या होता है? बीन शेप्ड आकार किसका होता है? क्या होता है आपकी? किडनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स आप लोग तेजी के साथ। एक दिन में कितना लीटर ब्लड छनता है? दोनों किडनी से एक दिन में कितना लीटर ब्लड छनता है? आंसर करिए। कितना लीटर ब्लड छनता है? 180 लीटर ब्लड छनता है, बोथ किडनीज। ओके, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, कई बार ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ रिपीटेड है। ठीक है, मतलब बहुत बार रिपीट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग मुझे। वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को, वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं वे क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, पाचन अंग कहलाते हैं, या आपके इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, जो रक्त से आपके अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ब्लड से गैस की बात करी जाए आपके O2 CO2 की, तो वो आपके लंग्स करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? हेल्दी पर्सन की यूरिन से क्या पास आउट नहीं होना चाहिए? कल हमने इसकी बात करी थी, बताइए। यूरिया, यूरिक एसिड, नमक, या फिर आपके ग्लूकोज? आंसर करिए। क्या पास आउट नहीं होना चाहिए आपके हेल्दी पर्सन के बॉडी से? किसका उत्सर्जन नहीं होना चाहिए? ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है हेल्दी पर्सन की बॉडी से इस तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट की बॉडी से बाहर जाता है। चलिए बताइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? ठीक है, नेफ्रॉन के कितने भाग हो सकते हैं? बताइए कितने भाग होते हैं नेफ्रॉन के? जल्दी बताइए, नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं नेफ्रॉन के? 2। ठीक है, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दोनों का नाम बताइए। कौन कौन से होते हैं? दोनों का नाम बताइए। मैल्फिजियन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन
बॉडी, ठीक है, या बॉडी ही बोलेंगे इसे, और रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। चलिए बताइए, मेल्फिजियन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? नेफ्रॉन के वो कौन से 2 पार्ट्स हैं जिनको आप एक साथ में मेल्फिजियन बॉडी बोलेंगे? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर करिए स्टूडेंट। मेल्फिजियन बॉडी में क्या आएंगे आपके? बोमन कैप्सूल आएगा, और आपकी क्या आती है? और आपकी क्या आती है? ग्लोमेरुलस। क्या आएगी? ग्लोमेरुलस आएगी, आपके ग्लोमेरुलस आएगी, ठीक है। बोमन कैप्सूल में एंटर ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमन कैप्सूल है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं एक साथ? मेल्फिजियन बॉडी। बाकी बचे हुए ट्यूब को क्या बोलते हैं? रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ आंसर करिए, मुझे बताइए, ग्लोमेरुलस मतलब बोमन कैप्सूल में एंटर करने वाली ग्लोमेरुलस का नाम क्या है, और बाहर निकलने वाली ग्लोमेरुलस का नाम क्या है? बताइए, ये ग्लोमेरुलस है क्या? पहले तो बता दीजिए ग्लोमेरुलस क्या है। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस आपके कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, मतलब केशिकाएं हैं, रक्त की केशिकाएं हैं। किसकी केशिकाएं हैं? रक्त केशिकाएं हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोमेरुलस कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? अगर ऑप्शंस ये हैं तो आप क्या बताओगे? किडनी में पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस। कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में। जैसे बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं। सिमिलरली आपके ग्लोमेरुलस किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल को, ग्लोमेरुलस को एक साथ में हम मेल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। एंटर करने वाली ग्लोमेरुलस में जो एंटर कर रही है वेसल, इसका नाम बताइए, और जो बाहर निकल रही है इसका नाम बताइए। जो एंटर कर रही है कैपिलरीज, इसका नाम क्या है? वो वेसल का एफेरेंट वेसल। क्या नाम है? एफेरेंट वेसल, ठीक है। कल ये बात मैं कर चुकी हूं। और जो बाहर निकल रही है बोमन कैप्सूल से बाहर जा रही है, इसका नाम क्या है? इफेरेंट वेसल। भूलना मत ये नाम, ठीक है। एफेरेंट वेसल एंड इफेरेंट वेसल आपको पता होना चाहिए। रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट बताइए क्या क्या होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? बचे हुए कौन कौन से पार्ट्स रीनल ट्यूब्यूल में आएंगे? बताइए, आंसर करिए तेजी के साथ बच्चे। पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं? बताइए, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं? जल्दी बताइए। डायलिसिस बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, मैंने पूछ लिया ना डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस क्या है? रक्त को छानने की प्रक्रिया है। डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत से, वृक्क से? किससे संबंधित है? लिवर से, हार्ट से, लंग से, किडनी से? किससे संबंधित है डायलिसिस? डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस का संबंध आपके किडनी से है, ठीक है। बताइए, यूरिया वाला हो गया ना, यूरिया कहाँ बनती है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? आंतें अलग करती हैं, अमाशय अलग करता है, प्लीहा अलग करता है, आपके गुर्दा अलग करता है। आंतें मतलब इंटेस्टाइन, अमाशय मतलब आपके एब्डोमेन, स्टमक, प्लीहा मतलब स्प्लीन, और गुर्दा मतलब आपके क्या हो गया? किडनी। कौन अलग करता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग की जाती है? यूरिया आपके किडनी के द्वारा, गुर्दे के द्वारा, वृक्क के द्वारा अलग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग, जब वृक्क आपके कार्य करना बंद कर दें, जब किडनीज आपकी कार्य करना बंद कर दें, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में जमा हो जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? जब वृक्क आपके कार्य करना बंद कर दें, मतलब किडनीज ने काम करना बंद कर दिया, तो शरीर में क्या जमा होने लगेगा? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में शर्करा, या शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या शरीर में जमा होने लगेगा? जल्दी बताइए।
क्या शरीर में जमा होने लगेगा अगर आपकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया तो? शरीर में आपके मेटाबॉलिक वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो आपके जमा होने लगेंगे अगर आपकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। किडनी कौन सी कैविटी में पाई जाती है बताइए? थोरैसिक कैविटी में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है, या सब में पाई जाती है? आंसर करिए। किस कैविटी में आपके किडनी या आपके उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है? जल्दी बताइए। यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सी कैविटी में पाया जाता है? शरीर की कैविटी इसकी बात हम कर चुके हैं ना, ये क्रेनियल कैविटी है, ये थोरैसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो कौन सी कैविटी में होती है ये किडनी? किसमें होती है आपकी किडनी? एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। किडनी का वेट बताइए कितना होता है? वेट बताइए किडनी का, एक किडनी का वेट बताइए कितना होता है? आंसर करेंगे सब बच्चे तेजी के साथ। मेरे नोट से क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। एक किडनी का वेट बताएंगे सारे बच्चे कितना होता है? — 120 से 170 ग्राम, बिल्कुल ठीक है। किडनी की लंबाई बताइए कितनी होती है? किडनी बना लेती हूँ एक जगह में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ बना लेती हूँ। थोड़ा सा इधर हो गई है, इधर होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। लंबाई बताओ कितनी होती है, फिर आप चौड़ाई बताएंगे, देन फिर आप इसकी मुझे वो भी बताएंगे, थिकनेस बताएंगे कितनी होती है। सब बताइए जल्दी से तेजी के साथ, तीनों आंसर कीजिए। किडनी की लंबाई, किडनी की चौड़ाई, किडनी की थिकनेस, जल्दी बताइए। आंसर करिए तीनों क्वेश्चन का। किडनी की आपको मुझे लंबाई भी बतानी है, चौड़ाई भी बतानी है, और थिकनेस मतलब मोटाई भी बतानी है। बताइए। क्वेश्चंस तो बहुत बन सकते हैं। हाँ जी, कितनी लंबाई होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। यही बताया था ना मैंने, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 से 3 सेंटीमीटर आपके क्या होती है? मोटाई होती है, थिकनेस होती है। शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है बताइए? शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है? शरीर में कितनी किडनी पाई जाती हैं आपके? जोड़ा होता है, एक जोड़ा होता है, मतलब 2 होती है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, ठीक है। ऑप्शंस है आपके पास, किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा, ऑल। जल्दी बताइए। उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। किडनी है, यूरिटर है, यूरिथ्रा है, या सभी हैं? जल्दी बताइए। सब भाग है, किडनी भी है, यूरिटर भी है, यूरिथ्रा भी है, ऑल भाग हैं। कितने यूरिथ्रा पाए जाते हैं, कितने यूरिटर पाए जाते हैं? कितने यूरिटर होते हैं, कितने यूरिथ्रा होते हैं बताइए। कितने यूरिटर होते हैं, कितने यूरिथ्रा होते हैं? 1 यूरिथ्रा, 2 यूरिटर। वेरी गुड। अब बताइए मुझे, आप लोग फटाफट से लिखेंगे स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र के बनने के मैंने आपको स्टेप्स बताए थे ना, कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से हैं? तेजी के साथ लिखिए। कितने स्टेप्स हैं मूत्र बनने के और कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए।
मूत्र बनने के कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं? आपको मुझे स्टेप्स के नाम भी बताने हैं, बताइए। आपके यूरिन बनने के 3 स्टेप्स हैं, वेरी गुड। कौन कौन से? नंबर वन इज GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा बताइए, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बताइए? पुनः अवशोषण कहाँ होता है? पुनः अवशोषण कहाँ होता है बताइए? पुनः अवशोषण कहाँ होता है बताइए? किडनी में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके एब्जॉर्प्शन होता है, किडनीज में रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको समझाया था कि सबसे ज्यादा आपके एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? वहां पे ऐसे फोल्ड्स पाए जाते हैं, है ना, फोल्ड्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था फोल्ड्स से क्या होता है, फोल्ड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। जहां भी फोल्ड्स हैं इट मीन्स यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है। फोल्ड्स होने से किसी भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब एक सरफेस एरिया बताती हूं मैं आपको। मैंने बताया था कि जो फैट है वो आपस में गुच्छे में आते हैं, एक में चिपके होते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं फैट ऐसे होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं, एकदम ऐसे चिपके हुए होते हैं, ठीक, ऐसे एकदम चिपका हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ, ये एक पूरा गुच्छा है फैट का, ये फैट अलग हो गए, ठीक है। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? लाइपेज एंजाइम इस पर अच्छे से काम कर पाएगा सिंगल वाले पे, या इस पर अच्छे से काम कर पाएगा? आप मुझे इतना आंसर बताओ अपने दिमाग से, समझ से, और क्यों, उसका आपको मुझे रीजन भी बताना है, ठीक है। बताओ क्यों। सरफेस एरिया मुझे आपको समझानी है चीज, बताइए। लाइपेज एंजाइम इस पर अच्छे से काम कर पाएगा या लाइपेज एंजाइम इस पर अच्छे से काम कर पाएगा? देखो, इस पर अच्छे से कैसे काम कर पाएगा? केवल इसी पर तो हिस्से पे काम कर पाएगा लाइपेज एंजाइम, ये अंदर तो सब पचेगा ही नहीं। अंदर वाला कहाँ पचेगा? अंदर वाला कैसे डाइजेस्ट होगा? और इतने बड़े गुच्छे पे कैसे काम करेगा लाइपेज एंजाइम? इसीलिए इसको बाइल तोड़ देता है। बाइल क्या करता है? इसको तोड़ देता है और ऐसे अलग अलग जो है आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे हम मिसेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिसेल इसे? क्योंकि बाइल में प्रेजेंट है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इसके ऊपर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि फिर फैट दोबारा आपस में चिपक ना पाए, फिर से फैट्स आपस में दोबारा चिपक ना पाए, ठीक है। आप देखो, आप इसको लाइपेज एंजाइम को अच्छे से इसको जगह मिल गई, सरफेस एरिया इसको बड़ा मिल गया, और अब ये अच्छे से जो है डाइजेशन कर पाएगा, ठीक है। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको सरफेस एरिया पहले एक चीज समझाई। फिर आपको समझाया था मैंने कि हमेशा फोल्ड्स पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स को हमने क्या बोला था? डाइजेस्टिव सिस्टम में? ये विलाइज हैं, फिर इसके ऊपर माइक्रोविलाइज होते हैं, है ना। ये प्लाइके सर्कुलरिस हैं, जो कि सबम्यूकोसल फोल्ड को प्लाइके सर्कुलरिस बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इसके ऊपर इस तरीके से सेल्स लगे होते हैं, लाइक दिस, ऐसे सेल्स लगे होते हैं। ये एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम सेल्स हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू जो आपकी पूरी बॉडी में बाहर से ऊपर से कवरिंग करता है ऑर्गन्स को, उसे एपिथेलियम लेयर बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, शायद उपकला बोलते हैं उसे हिंदी में। इस तरीके से ये भी फोल्डेड है, इसका किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का फोल्डेड है ना, ये ऐसे है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। इसको बोलते हैं आपके कोलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम का नाम है, इसका नाम है कोलमनर एपिथेलियम। इस तरीके से है, तो ऐसे होने से सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना, सरफेस एरिया बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए, हमें रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है किडनी से, और नेफ्रॉन भी फोल्डेड है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए, ये नेफ्रॉन है, ये देखो फोल्डेड है नेफ्रॉन फर्दर फोल्डेड है आपके। क्यों फोल्डेड है? नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि यहां से रीएब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है। तो जहां भी शरीर में एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा या रीएब्जॉर्प्शन आपकी किडनीज में हो रहा है, वहां फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। फोल्ड्स है, इसका मतलब ही है वो मुड़ी हुई है, ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ही है कि यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों का अवशोषण हो सके। इतनी चीज समझ में आई? समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है आपको मैंने क्या बताया था, तीसरा स्टेप क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का? जल्दी से बता दिया होगा बच्चों ने, ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन।
ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड क्या हो गया था, भूल गई थी। मैंने से आपको याद करने के लिए बताया था कि ग्लोमेरुलस में फिल्टर आया, उसे जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यूरिया आ गई, आपके कुछ आयंस आ गए, और आपके क्या प्रेज आ गए, ग्लूकोज आ गया, वाटर आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। पीसीटी क्या करता है, सबको वापस करवा देता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। तो जब वो रीअब्जॉर्प्शन करा देता है तो ब्लड वेसल को याद आता है, अरे हम तुम्हें कुछ आयंस देना भूल गए थे, जैसे लाइक हाइड्रोजन आयंस। तो फिर वो हाइड्रोजन आयंस को वो जो ब्लड वेसल है, जो कैपिलरीज है, वो क्या करती हैं, दोबारा से पीसीटी में आपके डाल देती हैं। ठीक है, उसी को हम ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। क्लियर? इतनी चीज सबको समझ में आ गई थी। नेक्स्ट आप बताओ स्टूडेंट मुझे फुल फॉर्म ऑफ एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। एडीएच तो ये आपके हालांकि पार्ट है आपके एंडोक्राइन सिस्टम का, बट यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एडीएच का। एडीएच की फुल फॉर्म बताएंगे आप सब तेजी के साथ, जल्दी बताओ। एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच का दूसरा नाम बताइए, एडीएच का दूसरा नाम बताइए। एडीएच का दूसरा नाम क्या है आपके? क्या है आपके? आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वासोप्रेसिन। क्या नाम है? वासोप्रेसिन। ठीक है, वासोप्रेसिन या एडीएच कहां से सिक्रीट होते हैं? वासोप्रेसिन या एडीएच आपके कहां से सिक्रीट होते हैं? कहां से सिक्रीट होता है वासोप्रेसिन या एडीएच? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे आप बोलते हैं पश्च पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, आगे वाले भाग को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, अग्र पिट्यूटरी बोलते हैं, पीछे वाले भाग को पश्च पिट्यूटरी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसका नाम है, फर्स्ट है आपके एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन, ठीक है, और दूसरा है आपके ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। बट ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती, बनाता हाइपोथैलेमस है। मैंने यही क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम पर पूछा है, 50% बच्चों ने आंसर इसका गलत किया। मैंने पूछा ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का निर्माण पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता। बड़े अच्छे से मैंने आपको एक कहानी देके समझाया था कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, भ्रूण होता है, तब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो कहीं पर यहाँ पर आपके कहीं पे पड़ी होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमस की ही सेल से बन जाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस जिस सेल से बना है उसी सेल का बना हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च वाला भाग। क्या हुआ, ये आगे जाके धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो का, तो ये यहाँ जाके लग गया, ये हाइपोथैलेमस से जाके लग गया। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, इससे क्या हुआ, हाइपोथैलेमस इससे चिढ़ गया। इससे कैसे चिढ़ गया? इससे मतलब वो गुस्सा रहता है, थोड़ा सा सौतेला समझता है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो इसके खुद के सेल से बना हुआ है, तो ये इसका सगा बेटा है। इससे क्या होता है, थोड़ा गुस्सा रहता है। क्यों? क्योंकि ये इसका सौतेला बेटा है, ये नीचे से आके लग गया है इसके ऊपर, है ना। ऐसे मैंने आपको समझाया था, आपको एक तरीका बताया था याद करने का, और ये एक्चुअली में रियलिटी है। सिमिलर टिश्यूज सिमिलर सेल से बना हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी सिमिलर सेल्स का नहीं बना हुआ है हाइपोथैलेमस का, ये नीचे से आके लगा है। लेकिन एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको इसको याद कराया। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी को काम करवाता रहता है, कभी इसको हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित करता है, फिर उस हार्मोन को बंद करने के लिए हार्मोन्स निकलवाता है, इससे बहुत काम करवाता है। इसको इतना परेशान करता है कि ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बन गई। ऐसे बताया था ना, जो ज्यादा तपता है, जो ज्यादा परेशान होता है, वही तो सिकंदर बनता है। ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बन गई। और इसको, ये वो वाला लड़का है, वो होते नहीं वो वाले लड़के, कुछ नहीं करेंगे, पापा के पैसे पे फूलेंगे, 10,000 की जीन्स पहनेंगे, 5,000 की जीन्स पहनेंगे, मस्ती में खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, ये वो वाला बच्चा है। तो यहाँ होते हैं कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, 2 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स ही इसको जो है आपके क्या करते हैं, हार्मोन्स बना के देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। एडीएच भी बना के देते हैं, ऑक्सीटोसिन भी बना के देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन एडीएच दोनों का निर्माण हाइपोथैलेमस करता है, इसमें भर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बना के दे देता है, कहता है मेरे लाल तू कुछ मत करना, जब जरूरत पड़े ना तो उसको निकाल के दे देना बॉडी को, इतना तो तू कर सकता है निकम्मे। ये कहता है हाँ पापा इतना तो मैं कर लूंगा, बना नहीं सकता मैं। तो कहते हैं हाँ बेटा तू मत बना, ठीक है, लेकिन जब मेरी बॉडी को जरूरत पड़े ना, ये बॉडी को मैं कंट्रोल करता हूँ अंदर से, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी को अंदर से, ताप का नियंत्रण करता है, आपके पूरे इमोशंस को कंट्रोल करता है ना। तो ये कहता है प्लीज दे देना, जब बॉडी मांगे ऑक्सीटोसिन तब उसको दे देना, और जब एडीएच मांगे तो दे देना। तो ये रिलीज करता है अपने में से, ये रिलीज करता है अपने में से, बनाता नहीं है, ठीक है। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं, निकलते हैं, बनते नहीं हैं। एम आई क्लियर? इतनी चीज सबको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से मैंने हाइपोथैलेमस वाले वीडियो में ये चीज समझाई है। एडीएच की फुल फॉर्म होगी वासोप्रेसिन। अगर मैं एडीएच का आपसे अफेक्ट पूछूं नेफ्रॉन में, तो स्पेशली किस पे अफेक्ट होता है एडीएच का, बताइए। वैसे तो एडीएच का इफेक्ट आपके किडनी पे आपने देखा, एंटी डायरेटिक हार्मोन का इफेक्ट किडनी पर होता है। अगर मैं स्पेशली आपसे पूछूं इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो आप क्या आंसर करोगे, जल्दी बताइए। जिन्होंने कल की क्लास लगाई है, परसों की क्लास लगाई है, वो इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, बताइए। इन विच पार्ट? आप बताओगे मैम डीसीटी। किस पर? डीसीटी। डीसीटी किसके कंट्रोल में है? हार्मोन्स के कंट्रोल में है। फुल फॉर्म क्या है डीसीटी की? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था एक, वासोप्रेसिन एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तेजी के साथ आंसर करेंगे सब। अगर शरीर में एडीएच या वासोप्रेसिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, आंसर करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए। ओरल क्वेश्चन पूछने का मजा ही अलग है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप कितने भी पूछ सकते हो। कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। इधर ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, ये है डायबिटीज इंसिपिडस। आपने नाम सुना होगा डायबिटीज इंसिपिडस का। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? ये बहुत ही रेयरली देखने वाली जाने वाली बीमारी है, और मेनली ये मेल्स में देखी जाती है। ऐसा नहीं कि फीमेल्स में देखी नहीं जाती, बट रेयरली देखी जाती है। इसमें क्या होता है? एडीएच या वासोप्रेसिन का निर्माण नहीं कर पाती हाइपोथैलेमस, और सिक्रीट भी। जब निर्माण नहीं हो पाता तो सिक्रीट क्या होगा? किसी भी कारणवश आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच वासोप्रेसिन को रिलीज नहीं कर पा रही है, ठीक है। जब एडीएच वासोप्रेसिन रिलीज नहीं हो रहे हैं और आपने जो है पानी नहीं पिया, आप पानी नहीं पी पा रहे हो, आपकी बॉडी का सिस्टम किडनी का खराब हो जाएगा। पीसीटी जो डीसीटी जो है, डीसीटी भी अब एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाएगा और यूरिन पास आउट होने लगेगा। यूरिन आपके बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। यहाँ पर यूरिन आने का मतलब ये नहीं है कि इसमें ग्लूकोज आएगा, समझ में आ रहा है? ये मेलिटस से अलग है, ये बीमारी बहुत रेयरली है। इसमें क्या होगा? आप हेल्दी हैं, लेकिन वासोप्रेसिन की कमी से वासोप्रेसिन क्या करवा रहा है? पीसीटी से नहीं, डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। मान लो आपने पानी नहीं पिया, आपने सुबह से पानी नहीं पिया, लेकिन आपको यूरिन बार बार यूरिन आपको आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है? वासोप्रेसिन काम नहीं कर पा रहा है डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना। आप पानी नहीं पी रहे हो, फिर भी आपको यूरिन आ रहा है, और यूरिन आएगा आपके बॉडी में बहुत ज्यादा, तो आप बार बार पानी पियोगे, उससे ज्यादा यूरिन बनेगा, क्योंकि वासोप्रेसिन काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इन डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? ग्लूकोज होता है यूरिन में बहुत ज्यादा। तो जब बॉडी से ग्लूकोज बाहर जाता है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था? ग्लूकोज लव्स वाटर, तो पीछे पीछे पानी भी जाता है, ठीक है। तभी हमको वो पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया देखने के लिए मिलता है। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज, पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है बॉडी में डायबिटीज मेलिटस में, क्योंकि ग्लूकोज शरीर से बाहर जा रहा है, तो ग्लूकोज के साथ पानी भी बाहर जाएगा। यहाँ पर पानी ही शरीर से बाहर आएगा, मतलब यूरिन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ग्लूकोज देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही डिफरेंस है डायबिटीज इंसिपिडस में और डायबिटीज मेलिटस में। डायबिटीज इंसिपिडस बॉडी में एडीएच वासोप्रेसिन की कमी से कॉज होता है, जबकि डायबिटीज मेलिटस आपके इंसुलिन की कमी से कॉज होता है। किसकी कमी से कॉज होता है? इंसुलिन की कमी से। यूरिन में आपको ग्लूकोज किस बीमारी में देखने के लिए मिलता है? यूरिन में आपको ग्लूकोज जो है डायबिटीज मेलिटस में देखने के लिए मिलता है। ये चीज सबको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेती हूँ, अगर मेरे पास कोई है तो मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, मैंने एक बुक खोली तो थी, ये है क्लास 11th वाली बुक है।
चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। पसीना, स्वेट किस अंग द्वारा बाहर निकलता है? क्वेश्चन है आपके सामने, पसीना किस अंग द्वारा बाहर निकलता है? पसीना, देखिए पसीना हो गया, उत्सर्जी अंग है हमारी बॉडी में बहुत सारे, ये तो पूरा तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। किडनी वाला पूरा क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी अंग भी होते हैं, जैसे स्किन है, लंग्स हैं। ये किडनी तो पूरा तंत्र ही बनाए हुए है। आपके लंग्स को भी और आपकी स्किन को भी उत्सर्जी अंग बोला जाता है। उत्सर्जी ऑर्गन्स हैं जो बॉडी से बाहर निकालते हैं गंदगी को, ठीक है। तो पसीना बताइए किसके थ्रू बाहर निकलता है? पसीना, आपके पास ऑप्शंस है वृक्क, अमाशय, त्वचा, फेफड़े। बताइए, वृक्क, अमाशय, त्वचा, फेफड़े। फेफड़े मतलब लंग्स। आंसर करिए। किसमें हो जाएगा? आपके त्वचा से। नेक्स्ट बताइए, मूत्र की शुद्धि किस अंग में होती है? मूत्र की शुद्धि किस अंग में होती है? जल्दी बता दीजिए आंसर इसका। मूत्र की शुद्धि किस अंग में होती है? यूरिन किस में प्यूरिफाई होता है? बताइए। अमाशय, फेफड़े, वृक्क, हृदय। जल्दी बताइए। एक क्वेश्चन और बचा है इसका इंपॉर्टेंट, वो भी पूछ लेती हूँ, फिर तो सब हो गए। मूत्र की शुद्धि किस अंग में होती है? मूत्र की शुद्धि आपके किडनी में होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। कहाँ? अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। जल्दी आंसर करिए बच्चे। अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम, ये चमत्कार तो केवल आपके लिवर ही कर सकता है। कौन कर सकता है? लिवर करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शरीर में पहले अमोनिया बनती है, क्लियर। उस अमोनिया इतनी टॉक्सिक होती है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया साइकिल चलती है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है? किडनी का, वो सॉरी लिवर कर देता है। कौन कर देता है? लिवर। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम भी कौन करता है? लिवर। यूरिया कहाँ बनती है? लिवर। यूरिया साइकिल कहाँ चलती है? लिवर। यूरिया को बाहर कौन निकालता है बॉडी से? एक्सक्रीट कौन करता है बॉडी से? किडनी। ये ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई? चलिए अब मेरे 2-4 क्वेश्चंस का आंसर और दे दीजिए। थोड़ा मेरा मन है पूछने का, बस फिर आप लोग जाइए, बाय बाय, क्रिसमस मनाइए घर में आराम से, है ना। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। ग्लूकोज में चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। या नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बता दीजिए। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या बोलेंगे इसे आप? एक टर्म देगी इसे, आप आंसर दीजिए। इसे आप एक टर्म देंगे। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उससे हम क्या बना रही है हमारी बॉडी? ग्लूकोज बना रही है। ये चमत्कार करता कौन है? ये चमत्कार होता कहाँ है? कौन करता है ये काम? जल्दी बताइए। ये काम आपके लिवर करता है। कौन करता है? लिवर करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको बोल देती हूँ मैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये चीज मुझे सही करानी थी और फिर भी गलत बोल रही हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे इसे आप। क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने उसमें ग्लाइकोनियोजेनेसिस बता दिया है, ग्लाइको ना होके वो ग्लूको है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज के लिए। ग्लाइकोजन किसके लिए टूट रहा है? ग्लूकोज के लिए। तो क्या बनेगी? देखिए यहां ध्यान रखिएगा आप, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फैट्स, लाइक प्रोटीन्स, उससे ग्लूकोज बन रहा है। बन रहा है मतलब जेनेसिस हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? आपकी बॉडी में एक चीज स्टोर्ड है, आप उसको तोड़ रहे हो किसी दूसरी चीज के लिए, ठीक है। आप उसको तोड़ रहे हो, उसको बोल रहे हो उठो, ग्लूकोज बदलो, ग्लूकोज में बदल जाओ, मतलब टूट जाओ ग्लूकोज में। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लाइसिस होगा। तो आप बताइए कि कौन सा लाइसिस होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। क्या होगा?
ग्लाइकोजीनोलाइसिस होगा। ठीक है, हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस होता है, ग्लूकोलाइसिस। ठीक है, या ग्लाइकोलाइसिस बोल सकते हैं। 6 कार्बन होते हैं किसमें? ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। तो इसमें आपके 3 टूट जाते हैं, इसलिए 2 पायरुवेट बनते हैं। ये 2 पायरुवेट बनते हैं, पहला पायरुवेट ये होता है, दूसरा पायरुवेट ये होता है। कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट। तो आपके ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है? कितने पायरुवेट मिलते हैं लास्ट में? 2 पायरुवेट मिलते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है? अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज से आप ग्लाइकोजन बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्या कर रहे हैं आप? बना रहे हैं, तो जेनेसिस आएगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, उसको हमारी लिवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर ले रही है। क्या कहलाएंगे आप इसे? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, बस इतना ही पूछना था। हाँ, पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का पीएच बताइए। 6.0 नहीं, 6.0। यूरिन का पीएच कितना होता है? यूरिन का पीएच 6। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक मतलब बहुत हल्का सा अम्लीय। यूरिन हमारा पीला होता है किसकी उपस्थिति के कारण? आंसर बताइए। यूरिन का पीला होना किसकी उपस्थिति के कारण? जल्दी बताइए। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण आपके यूरिन का कलर कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, किसके उपस्थिति के कारण? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण आपके यूरिन का कलर थोड़ा सा येलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वाटर का परसेंटेज बताइए यूरिन में। वाटर का परसेंटेज बताइए यूरिन में। यूरिया का परसेंटेज बताइए यूरिन में। यूरिया कितनी बनती है एक दिन में बॉडी के अंदर? कितनी यूरिया प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर? क्वांटिटी बतानी है आपको, कितनी यूरिया बनती है बॉडी के अंदर एक दिन में, और यूरिन में कितनी प्रेजेंट होती है? बताइए, आंसर करिए तेजी के साथ। कितनी यूरिया बनती है और यूरिन में कितनी प्रेजेंट होती है? करीब 2.6 या 3% जो है यूरिया आपके इसमें प्रेजेंट होती है यूरिन में, और आपके 25 से 30 ग्राम जो यूरिया है वो प्रतिदिन आपके बॉडी में बनती है। कितनी यूरिया बनती है? 25 से 30 ग्राम। वाटर का परसेंटेज बताइए यूरिन में कितना होता है? वाटर का परसेंटेज वही 95%, 95 to 96%, 95% आपके वाटर यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो तो मैंने पूछ ही लिया कि कितना प्रोड्यूस करता है यूरिन। 1 से 1.5 लीटर प्रोड्यूस करता है यूरिन। क्वांटिटी कितना बनता है यूरिया शरीर में? 25 से 30 ग्राम बनता है। 3% जो है यूरिया आपके इसमें पाया जाता है। किसमें? यूरिन में पाया जाता है। और कोई क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता है कि रह गया है जो मैं आपसे पूछूं। हाँ, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? बन सकते हैं कितने भी क्वेश्चन। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? प्रत्येक किडनी में, हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे? तो प्रत्येक गुर्दे में आपके 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 10 लाख। दो गुर्दे हैं हमारे पास। मैं कह रही हूँ 2 कुर्ते हैं, कुर्ते नहीं गुर्दे हैं। 2 गुर्दे हैं हमारे पास, 2 किडनीज है, तो कितने हो जाएंगे? 20 लाख। टोटल कितने हो गए? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख होंगे क्योंकि 2 है हमारे पास किडनीज, तो 20 लाख। और प्रत्येक एक गुर्दे में कितने पाए जाते हैं? 10 लाख। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, अब कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, अब हो गया। मैंने सारे क्वेश्चन जितने बना सकती थी उतने सब आपसे पूछ लिए हैं। ठीक बेटे स्टूडेंट्स, हो गया, डन। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब जो है क्लास आपको मैं
ट्यूसडे को दूंगी। ओके, मतलब देखती हूँ और मैं देखती हूँ टॉपिक कौन सा सूटेबल रहता है वो आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से यूरिनरी सिस्टम समझ में आया होगा। मैंने आज तक इतने अच्छे से यूरिनरी सिस्टम के अपने चैनल पर बात नहीं की थी। डाइजेस्टिव पढ़ा दिया, तंत्रिका तंत्र पढ़ा दिया, ब्लड के बारे में बात कर ली, ये रह गया था। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से पहले निपटा देती हूँ, क्योंकि बाकी सब मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, एक रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट को हमेशा सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, बाय बाय स्टूडेंट्स।